तो प्यारे बच्चों, ये है क्लास नाइन्थ में जो इस साल से ही शुरू हुआ है मैथमेटिक्स एट एडवांस्ड लेवल। ये ऑप्शनल है, ठीक है। जिन बच्चों ने एडवांस्ड ऑप्ट किया है उनके लिए है। तो चलिए देखते हैं आज इसमें फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी। अभी 2 ही चैप्टर का एनसीईआरटी की तरफ से मटेरियल अवेलेबल हुआ है, तो अब हम शुरू करेंगे सेट थ्योरी। और इसमें जो है कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जो ये पूरी सेट थ्योरी डेवलप की गई है, ये एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर के नाम से, और 1845 से 1918 तक इनका लाइफ स्पैन है। इन्होंने ही ये थ्योरी डेवलप की, और मान के चलिए कि ये थ्योरी पूरा जो हमारा कैलकुलस है, कैलकुलस मतलब आगे जाके आप जो +1 में +2 में या ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, पूरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो बेस है वो इसी थ्योरी के ऊपर जो है बेस्ड है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ अ सेट। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इतने सी जो ये लाइन है ना, इसमें जो बहुत सारे फीचर्स उन्होंने डाल दिए, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सेट किसको कहते हैं। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में जो एक आम आदमी बात करता है, उसका मतलब जो सेट का मतलब होता है एक तरह से जैसे ग्रुप से उसकी सेंस होती है। यहाँ भी वही है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेट किसको कहा है? कलेक्शन को। तो यहाँ भी हमारा क्या है? हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी एक कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करके उनको रखा हुआ है, जैसे बुक्स की कलेक्शन हो सकती है, कॉइन्स की कलेक्शन हो सकती है। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स ये कुछ भी हो सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो मेन जो फीचर है वो है वेल डिफाइंड। ठीक है, एक सेट का वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। वेल डिफाइंड का क्या मीनिंग है? वेल डिफाइंड का मीनिंग है कि इसका कोई ना कोई अंडरलाइंग रूल है। ठीक है, एक रूल है जिस रूल के बेसिस पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ये कह सकते हो कि ये इसका मेंबर है, यानी ये इस सेट में है, या फिर ये कह सकते हो कि ये इस सेट में नहीं है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको ये बात जो है ना और क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने सबसे पहले लिखा सेट ऑफ, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेट के। सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवल्स हैं उनका सेट। तो जैसे उसने ये बताया तो हम इसमें देख पा रहे हैं, क्योंकि हमें क्लियर पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स कौन कौन है, A E I O U। तो ये हमारे पास एक कलेक्शन हो गई ऑब्जेक्ट्स की, और जिसका एक क्लियर कट अंडरलाइंग रूल है कि किसको इंक्लूड करना है। अब मुझे पता है कि इसमें Z जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। वाई? बिकॉज हमें क्लियर पता है कि ये वॉवल नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट है। तो यानी एक वेल डिफाइंड रूल होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप जो है ना बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे सेट में आएगा या नहीं आएगा। दूसरा ये है कि कलेक्शन है ये। ठीक है, काइंड ऑफ एक ग्रुप टाइप है। हालांकि मैथ्स में ग्रुप का मीनिंग कुछ और हो जाता है आगे जाके, बट फिलहाल आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे हमने सारे इनका एक ये ग्रुप बना दिया। ठीक है, बट हम ग्रुप वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम सेट वर्ड या फिर कलेक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ एक और वर्ड होना चाहिए, वो है डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स इसमें डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है कि अगर कोई मुझे कहे कि ये जो सेट है A, तो मैं कहूँगा नहीं, इसमें ये बेसिक फंडामेंटल गलती ही मानी जाएगी कि इसमें जो A को बार बार लिखा जा रहा है। बार बार नहीं लिखना किसी को, उसको एक बार ही लिखना है। हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ A है तो उसके बाद फिर A दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे E आया है, उससे अलग है। डिस्टिंक्ट मीन्स काइंड ऑफ डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फिर हम देखते हैं, और इसमें क्लैरिटी के लिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए मैंने बोला सेट ऑफ ऑल टॉल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। ठीक है, तो क्लास 9th के जो है ना, चलो मान लो और इसको ब्रीफ कर देते हैं, सेक्शन ए। ठीक है, क्लास 9th सेक्शन ए,
उसके जो टॉल स्टूडेंट्स हैं उनका अगर हम सेट बनाना चाहें तो क्या वो सेट होगा या नहीं। तो देखें, अब जैसे ही मैं बोलूँगा आपको कि आप जाओ क्लास में और वहाँ से जो टॉल स्टूडेंट्स हैं उनको लेके आओ, तो आपके मन में एक कन्फ्यूज़न होगी कि एक बच्चे को हम कब टॉल कहेंगे। तो मैंने आपको ना कोई क्राइटेरिया नहीं बताया। यहाँ पे हमारे पास जो है ना कोई भी ऐसा रूल नहीं है जिसके बेसिस पे हम बोल सकेंगे ये वाला बच्चा टॉल है और ये वाला बच्चा टॉल नहीं है। तो इस तरीके से ये जो कलेक्शन बनेगी, ठीक है, तो ये सेट नहीं है। तो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये कलेक्शन हमारा सेट नहीं है। जैसे मान लीजिए हम फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th सेक्शन ए, ठीक हो गया, ऑफ हाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 फीट, ठीक है, 5 फीट। तो जिनकी हाइट 5 फीट या उससे बड़ी है उन सारे स्टूडेंट्स की कलेक्शन, तो ऐसी कलेक्शन को हम सेट कहेंगे। वाई? बिकॉज एक क्लियर कट रूल है हमारे पास जिसके बेसिस पे हम किसी स्टूडेंट को कहेंगे यस आप इस कलेक्शन का पार्ट बन सकते हो या फिर आप इस कलेक्शन का पार्ट नहीं बन सकते हो। तो जब तक हमारे पास ये अंडरलाइन रूल ना हो, है ना, कलेक्शन हमारी वेल डिफाइंड ना हो, तब तक हम उसको सेट नहीं कहते। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे मान लीजिए मैंने बोला सेट ऑफ ऑल लॉन्ग रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लॉन्ग बोल दिया, बट किसको लॉन्ग कहेंगे? वो रिवर जो मान लीजिए 1000 किलोमीटर की लेंथ है जिसकी, या फिर जिसको 500 किलोमीटर की लेंथ है, कोई कुछ बताया नहीं है। तो नो अंडरलाइंग रूल, यहाँ पे कोई भी हमारे पास उसके लिए डिफाइन करने के लिए रूल नहीं है, इसलिए दिस कलेक्शन इज नॉट सेट। इस कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे। दिस कलेक्शन इज नॉट सेट, ठीक है। तो इस तरीके से एक और देख लीजिए। मान लीजिए मैंने इसी को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, सेट ऑफ ऑल रिवर्स हैविंग लेंथ, रिवर्स हैविंग लेंथ, मान लो चलो 2000 किलोमीटर ले लेते हैं और मोर, ठीक है, जिनकी लेंथ 2000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है। अब क्लियर हो गया। अब हम किसी भी रिवर को देखेंगे उसकी लेंथ हमें पता है, हम चेक करेंगे कि वो 2000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है तो फिर इस कलेक्शन में वो आ सकती है, अगर उससे कम है तो फिर इसमें नहीं आ सकती है। मींस एक क्लियर कट रूल होना चाहिए आपके पास जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि ये कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो इस कलेक्शन में जा सकता है सेट में या नहीं जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी सेट को लिखने का तरीका है, हम कैपिटल लेटर से उसका एक नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए लिखा मैंने, ये सेट ए हो गया। फिर हम करली ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर फिर एलिमेंट्स लिख देते हैं उसके, ऐसे कोमा कोमा लगा के उसके मेंबर्स को लिख देते हैं। हालांकि इसको लिखने का एक और तरीका भी है, वो हम अभी थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऐसे, जैसे मान लो एक मैं लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने 1 से लेकर के 5 तक नेचुरल नंबर का सेट बनाया है, तो वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो करली ब्रैकेट में इसको लिखने का होता है। यहाँ हम ऐसे छोटी ब्रैकेट नहीं लगा सकते, यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, सिर्फ करली ब्रैकेट ही अलाउड है। ये आपने ध्यान देना, यही मैं समझाना चाहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि हमें एक सेट दिया उसको हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 2 मेथड्स हैं, ठीक है। पहला उसमें मेथड है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर का मीनिंग होता है लिस्ट बना देना, ठीक है, काइंड ऑफ हमने उन सारे एलिमेंट्स की एक लिस्ट बना दी। तो लिस्ट बना दी तो उसी को कहेंगे हम रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जैसे मान लीजिए हमारे पास हैं वॉवल्स, वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिया था। तो उन वॉवल्स का यहाँ ये सेट बनाया गया है। तो क्या किया हमने, यहाँ सारे वॉवल्स को लिख दिया। जब हम सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं तो उसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई कहे कि सेट ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 7, तो मैं ऐसे करके उसको लिखूंगा। उस सेट को जब मैं इस तरीके से लिखता हूँ 7 तक के सारे नेचुरल नंबर, तो इस फॉर्म में जब सेट लिखा जाता है तो हम कहते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ सेट है। ठीक है, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। टेबुलर का मीनिंग वही है, देखो हमने टेबल बना दिया, काइंड ऑफ एक लिस्ट बना दी उसके सारे मेंबर्स की, जो भी उसके मेंबर्स हैं उसकी एक लिस्ट बना दी, तो इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और इसमें जैसे देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा ऐसे करके, आपको एक सेट बताया कि सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक है, जो 7 या 7 से बड़े हैं, 15 या 15 से लेस हैं, तो इन सब का जो सेट बनेगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 7 से लेकर के 15 तक के सारे होल नंबर्स की एक लिस्ट बना दी। तो जब हम उसकी पूरी लिस्ट बना देते हैं उसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म। तो ये हो गया हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला मेथड। फिर इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं इसके एग्जांपल्स। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो देखिए सबसे पहला है सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 के इक्वल, 5 से लेस या तो 5 के इक्वल, उन सारे होल नंबर्स का अपने को सेट बनाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक रीकैप के तौर पे बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे करके आगे आगे चलते हैं 1 2 3 4 5, और जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चलते हैं। तो उसने होल नंबर्स बोलने हैं लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, 5 से लेस रखो और 5 के इक्वल तक बस। तो अब हम जब इनको लिखेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए इसमें 5 लिखा हमने, फिर 5 से लेस वाले सारे लेने हैं, तो 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट का एक तरह से रोस्टर फॉर्म में ये जो सेट लिखा है उसकी डिस्क्रिप्शन। फिर जो है सेकंड वाला आ गया सेट ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। अब जैसे जो 9th के बच्चे हैं उन्होंने अभी एपी जो है ना सुना नहीं होगा कि एपी क्या होता है। तो एपी का चलो फुल फॉर्म तो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट मेन पॉइंट समझेंगे मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट ये है बच्चों कि अगर मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया ए, ठीक है, कोई नंबर मैंने ए लिया, फिर इसमें मैंने कहा कि इसमें एक ऐड कर दो इसमें डी, तो आपने इसमें ऐड किया डी, बन गया ए प्लस डी। फिर मैंने बोला एक बार और डी ऐड कर दो, तो ये आपने बना दिया ए प्लस 2D। फिर बोला एक बार और डी ऐड कर दो, तो ये बन गया ए प्लस 3D। फिर से डी ऐड किया तो बना ए प्लस 4D। और इस तरीके से रिपीटेडली एक नंबर, कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करने से जो सीक्वेंस बनती है उसी को हम एपी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो ये वाली होती है, और जिसकी कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा है वो ये डी होता है, जिसको उसमें बार बार ऐड किया गया है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन बहुत है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो उसने बोला कि फर्स्ट 4 टर्म्स लिखो, तो पहली टर्म जो है फर्स्ट टर्म वो क्या बनेगी, वो तो होती है ए, देखो यहाँ लिखा भी है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ बना ए जिसका वैल्यू है -3। फिर सेकेंड टर्म क्या होती है, वो है ए प्लस डी, ए प्लस डी। ए हमारा है -3 और डी जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं वो होता है, वो है यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये कितना बन गया 1। फिर जो थर्ड टर्म है वो है ए प्लस 2D, तो ए का वैल्यू -3 प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू है ये 4। तो ये बन गया बच्चे सॉल्व होके -3 प्लस 8 दैट इज़ 5। और एक और लिख लेते हैं नेक्स्ट टर्म। तो ये जैसे a प्लस 2D है तो a प्लस 2D के बाद नेक्स्ट आएगा a प्लस 3D, तो ये बनेगा -3 प्लस 3 इंटू 4 विच मीन्स -3 प्लस 4 3 ज़ा 12, और 12 में से 3 गए 9। तो इस तरीके से हमें जो सेट मिला है ना, उसमें फर्स्ट टर्म क्या आया बोलो, वो आया -3, सेकंड टर्म क्या आया 1, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आया थर्ड, वो है 5, उसके बाद नेक्स्ट है 9। और इस तरीके से ये हमने इस वाली जो ये पूरा इतना लंबा करके लिखा है उसको एक तरह से टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये था
ये एपी वाला कंसेप्ट में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस इतना से याद रख लो कि एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ए होती है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। बस इतना से याद रखोगे आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा। डिटेल में ये चैप्टर जो पढ़ेंगे वो फिर हम जब आएगा तब देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी जो हमारे पास सेट है, सेट को लिखने का दूसरा जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको में हम क्या करते हैं, जो अंडरलाइंग रूल है उस सेट का, जो अंडरलाइंग रूल है जिसके बेसिस पे वो सेट बने, उस रूल को डिस्क्राइब करते हैं। तो अनदर मेथड ऑफ राइटिंग द सेट इज सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड वी स्पेसिफाई द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट बाय इट्स डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब वही हो गया ना, देखो कि हम उसको डिस्क्राइब करके लिख देते हैं, रूल लिख देते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जो कॉमन प्रॉपर्टी सब में है, जो सब में एक फीचर है, जो रूल जिसको वो सब फॉलो करते हैं, वो बन जाता है। ठीक है, तो उस रूल को लिख देना ही जिसको बोलते हैं सेट बिल्डर प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, सिंपल काम करते हैं। पहले ए हमारे पास है 1 2 3, मान लो ये सेट है। इसको ही हम, ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, इसी को अब जब हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो मैंने सबसे पहले देखना है कि ये जो सेट है इसका अंडरलाइंग रूल क्या है। तो मैं कहूँगा ये तो नेचुरल नंबर है और 3 तक है बस। ठीक है, तो इसी बात को भी यहाँ लिख देना है। हमने लिखना है एक्स such that x is a natural number, less than or equal to 3। 3 या 3 से छोटा नेचुरल नंबर है, तो 3 या 3 से कम नेचुरल नंबर। ऐसे जितने भी x हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो हमारे a के मेंबर है। तो वही बात तो बनेगी, 3 या 3 से छोटे कौन नेचुरल नंबर है, 1 2 3। तो ये एक ही सेट को लिखने के दो अलग अलग मेथड है। ये वाला हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म और ये वाला बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को बोले तो आपको इस तरीके से डिस्क्राइब कर देना है। जैसे ये पहला हो गया, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया बी, जिसमें हमारे पास मान लो आ जाता है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब आप कहोगे तो 2 का टेबल है, कोई बच्चा कहेगा 2 का टेबल है, 2 1 2 से लेके 2 5 10 तक, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा देखें। जिस बच्चे ने इसको आइडेंटिफाई किया 2 के टेबल की तरह, तो वो बच्चा लिखेगा कि x सच दैट x जो है वो है 2m। 2m मतलब 2 को किसी से मल्टीप्लाई करके आया है। तो 2 से किस किस को मल्टीप्लाई किया गया, देखो इसको लिखने के लिए ये है 2 1 जा, ये वाला है 2 2 जा। तो यहाँ 2 को, यहाँ इस पहले वाले में 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले में 2 को 2 से, तीसरे वाले में 2 को 3 से, फिर इसमें 2 को 4 से और इसमें 2 को 5 से। तो हमने देखा कि ये जो m जो मैंने यहाँ लिखा है 2m, m की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5। तो मैं आगे बताऊंगा कि m कौन है। तो मैं लिखूंगा m इज़ अ नेचुरल नंबर, m इज़ अ नेचुरल नंबर। कहाँ तक नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते हैं ना। तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से छोटा। देखो यहाँ 5 तक गए हैं हम, यहाँ आपने ये करली ब्रैकेट लगा दी। तो इस तरीके से डिस्क्राइब हो गया। फिर कोई बच्चा कहता है सर ये तो इवन नंबर है, उसने बोला कि तो इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो उस तरीके से भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो बच्चा कैसे लिखेगा इसको, देखो एक और डिस्क्रिप्शन इसकी, x सच दैट x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। और कहाँ तक जाना है उसको, 10 तक। नेचुरल नंबर्स में इवन देखने और कहाँ तक देखने हैं, लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये इस दो दो मेथड हो गए इसी एक सेट को लिखने के। तो यहाँ से एक पॉइंट तो आपने ये ध्यान देना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो हम लिखेंगे, ठीक है, वो यूनिक होना कोई ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं कि सब उसको उसी तरीके से देखें। बस इतना ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जो भी आप रूल लिख रहे हो ना वो सारे एलिमेंट्स को कवर करे। मतलब उस रूल में ऐसा ना हो कि आपने वो रूल लगाया और फिर भी ये 10 तो बना ही नहीं, ऐसा नहीं बनना चाहिए, सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएं। तो बस ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ उसने पूछा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखें पहला जो हमें सेट दिया है
उसमें क्या है, एक 1 है और एक -1 है, ठीक है, ये दिया। इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, कैसे बता सकता हूँ, कौन सा रूल है जिससे मेरे को लिखने से ये मिल जाए। तो एक तो देखो मेरे ध्यान में ये आता है कि x सच दैट एक्स स्क्वेयर -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, एक्स स्क्वेयर -1 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों आप ये समझें कि आप इसको ना एक्स स्क्वेयर -1 को ऐसे देख सकते हो, एक्स स्क्वेयर -1 स्क्वेयर, ये तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बनेगा तो इसके फैक्टर बन गए x-1 और x+1 इक्वल टू 0। अब देखो दो ब्रैकेट हैं ये, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उनमें से कम एक तो 0 हो, तभी तो 0 बनेगा। तो हमने ले लिया कि अगर पहला 0 है तो वहाँ से x का वैल्यू आया 1 और दूसरा 0 है तो x का वैल्यू आया -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो अपने को जो आंसर मिलता है वो यही मिलता है, 1 एंड -1। तो ऐसे इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये मैंने देख लिया था कि एक्स स्क्वेयर -1 का एक तरह से काइंड ऑफ ये सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वेयर -1। और फिर क्या है, बस इसका सॉल्यूशन है, और एक्स हमारा रियल नंबर है ना, रियल लिख दो या इंटीजर लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि यही आना है इससे सॉल्यूशन। तो ये बन गया इसकी डिस्क्रिप्शन कि ये, या फिर इसको अगर 1 को इधर ले जाएं तो कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज़ 1। मतलब ये दोनों नंबर ऐसे हैं, इसका स्क्वायर करो तो भी 1 आता है, इसका स्क्वायर करो तो भी 1 आता है। इन दो के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे 1 आता हो। तो यानी उसने बोला ऐसे सारे x जिनका स्क्वायर करने पे क्या आता है, 1 आता है। तो ऐसे सारे x का जो सेट है, ठीक है, और यहाँ आप इसमें लिख दो चलो z, ठीक है। ऐसे सारे x का जो सेट है वो यहाँ दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2/3। इसका सोचो कैसे इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मान लो आप इसमें देखोगे कि अगर हमें कोई रूल नज़र ना आए कि इसको मैं क्या रूल बनाऊं, है ना, तो उसमें फिर आप ऐसे लिख देना कि जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ इसका सेकंड वाले का, x सच दैट x इज़ अ फ्रैक्शन। पहला तो यह है कि x एक फ्रैक्शन है, ठीक है, x इज़ अ फ्रैक्शन सच दैट न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज 3। तो ऐसे करके हमने लिख दिया कि एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 3 है। अब बनाओ ऐसी कोई फ्रैक्शन लिखो जिसमें न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 3 है, तो यही बनेगा पक्का। तो जब ये बनेगा तो हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला है। थर्ड में उसने हमें क्या दिया देखो, एक सेट दिया है, मान लीजिए 1/2 फिर 1/4 फिर 1 फिर 2, ठीक है। और इसको डिस्क्राइब करने तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे जो है सबके अपॉन में 1 है, यहाँ पे जिनमें नहीं था हमने लगा लिया। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो न्यूमरेटर है वो तो है 1 या फिर 2, और जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 1 2 या फिर 4, 1 2 या फिर 4। इनसे जितनी फ्रैक्शंस बन सकती हैं वो यहाँ आएंगी। तो अब देखो ज़रा सोच के, सारी फ्रैक्शंस जो बन सकती हैं, यहाँ से बन सकता है 1/1, वो यहाँ आ गया। फिर यहाँ से बन सकता है 1/2, वो यहाँ आ गया। यहाँ से बन सकता है 1/4, वो यहाँ आ रखा है, ठीक है, 1/4। फिर यहाँ से बन सकता है 2/1, वो आ गया। फिर बन सकता है 2/2, 2/2 होता है 1, वो पहले से बैठा है। फिर एक बन सकता है 2/4, 2/4 को अगर कैंसिल करो तो 1/2 वो भी है। तो यानी कि यहाँ से हमारा ये डिस्क्राइब हो जाता है तो इसको लिख देते हैं कि यहाँ पे वो सारी फ्रैक्शंस आएंगी जिनमें न्यूमरेटर हमारा क्या होगा। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, x सच दैट x इज अ फ्रैक्शन, x इज अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1 और 2। न्यूमरेटर क्या है उसमें, या तो 1 है या फिर 2 है, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर हैं 1, 2 और 4। तो इस तरीके से जितनी फ्रैक्शंस बन सकती हैं वो सारी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। तो बस ये सोचने का तरीका है बच्चे, हर बार कोई बहुत ही बड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऐसा रूल हमें मिल जाए कोई ज़रूरी नहीं, और हर बार इतना सिंपल तरीके से लिखने की हैबिट बना लें तो वो भी ठीक नहीं है। तो देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो नाम से ही पता चलता है, फाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट हो, है ना, जिसकी कोई एंड है। जैसे मैंने बोला 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग, तो ये फाइनाइट बनेगा। अगर मैंने एक सेट लिखा है ऐसे 1 2 3 4, 1 से लेकर के 4 तक काउंटिंग, यानी जिसका जो कहाँ एंड होगा ये पता है, जिसका पता है कि इसका यहाँ एंड होगा, ठीक है। और बीच के एलिमेंट्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 के 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको मैं सिंपल उसमें बोल लूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट कौन होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो इसके मेंबर होते हैं ना, ये इन्हीं को एलिमेंट कहते हैं जो किसी सेट के मेंबर हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, ठीक है। तो बस यही इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है, तो उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट हो जाए तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने बोला x सच दैट x इज बिटवीन 1 एंड 2, x जो है वो 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। और x रियल है, रियल। अब रियल में तो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आ गए, तो 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल हो सकते हैं तो हमें पता है इनफाइनाइट होते हैं, कितने इरेशनल हो सकते हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, तो ऐसे जो सेट बनेगा इसका नाम बी रख देते हैं। तो ये जो बी वाला जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है, ये बी वाला जो सेट है ये है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जिनको इतना इजीली काउंट नहीं किया जा सकता। और जो ये ए वाला सेट है ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, तो कौन कौन से इनमें से फाइनाइट है कौन कौन से इनफाइनाइट सेट है ये अपने को बताना है। इसने बोला है कि एक्स सच दैट, ये जो दो डॉट लगे हैं इसको बोलते हैं सच दैट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर लाइंग बिटवीन 5 एंड 91, 5 5 और 91 उनके बीच में इंटीजर हैं तो वो तो फाइनाइट है, हम पता है। जैसे 6 से शुरू होंगे और 90 तक चले जाएंगे, 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 90 तक, तो उनको हम काउंट भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे ये हमारा है फाइनाइट सेट, ठीक है जी। उसके बाद है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स लाइंग ऑन यूनिट सर्कल। इसका मतलब क्या है, देखो वो कहता है कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस 1 है। यूनिट का मतलब होते हैं प्यारे बच्चों 1, ठीक है। यूनिट सर्कल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है, तो हमने उसकी रेडियस ले ली 1, तो ऐसे करके ये बन जाएगा मान लीजिए सर्कल। अब इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट लाई करते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। तो पॉइंट तो इसमें इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें पता है कि एक थोड़ी सी जगह में भी इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारा बन गया इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद नेक्स्ट है ये कहता है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x कॉमा वाई सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ठीक है। x कॉमा वाई सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो हमें बताना है कि अगर हम x को नेचुरल नंबर रखें, ठीक है, तो ऐसे सारे x का जो सेट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नेचुरल, जो ये इस सेट का सॉल्यूशन काइंड ऑफ। तो हम इस सेट को बनाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आप देखो कि आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है कि ये हमें एक लाइन दी है 2x + y = 8, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब आप इसमें x का वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करना शुरू करो। आपने नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये इसमें पुट करना शुरू करते हैं, देखते हैं कब तक नेचुरल चलता है काम। तो हमने यहाँ 1 रखा,
तो सबसे पहले मैं चलो इसको यहाँ करता हूँ सॉल्व। तो देखें सबसे पहले मैंने जो है ना x का वैल्यू रखा 1। जब यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 8 और ये 2 1 जा 2 होके इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 6। तो x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू 6 आया। ये ठीक है, ये ओके है, ये एलिमेंट एक्सेप्टेबल है। फिर और ढूंढते हैं इसके एलिमेंट और कितने हो सकते हैं। फिर हमने इसमें x का वैल्यू रखा 2, x का वैल्यू इसमें 2 रखा तो ये क्या बन गया देखो जी, 2 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पे 2 रखा, प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये बना 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और y हो गया 8 माइनस 4 दैट इज़ 4। तो ये भी सही है, नेचुरल नंबर पुट करो, नेचुरल नंबर आंसर आता है। आगे चलते हैं। फिर हमने x का वैल्यू लिया 3, x का वैल्यू ले लिया हमने 3, तो यहाँ 3 पुट कर दिया, तो ये बना 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो 3 2 ज़ा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y हमारा आ गया 8 माइनस 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये भी नेचुरल आया, ये भी नेचुरल आया। फिर उसके बाद हमने x का वैल्यू रख दिया 4। अब देखो सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 पुट किया, अब 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 4 पुट किया, तो ये बन गया इज इक्वल टू 8 ऐसे, ठीक है। तो ये 4 2 ज़ा 8 हो गए प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y आ गया हमारा 8 माइनस 8, वाई इक्वल टू 0। देखो ये 4 तो नेचुरल है, बट जो y का वैल्यू है वो नेचुरल नहीं है, ठीक है, जो y का वैल्यू है वो नेचुरल नहीं है। तो फिर यहीं जाके हमने रुक जाना है कि ये पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है। तो ये तो फाइनाइट हो गया फिर, है ना, ये तो हो गया हमारा फाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर्स में ये हमें फाइनाइट वैल्यू ही देता है। फिर उसके बाद कैसी वैल्यू शुरू हो जाएंगी, इंटीजर टाइप वैल्यू शुरू हो जाएंगी। तो ये हो गया एक तरह से फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें कौन कौन आए इसके मेंबर 1 2 3, बस 3 ही आए, 4 पे तो 0 देना शुरू कर देता है। तो ये बना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन, x इज़ द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। अर्थ पे जो है ना नंबर ऑफ एनिमल्स बताने हैं कितने हैं। अब आप देखोगे सर उनको तो हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने होंगे, है ना। बट एक बात सोचें कि जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो डिस्टिंक्ट तो हैं, जैसे एक मतलब लॉयन हो गया, फिर काऊ हो गई, है ना, ऐसे करके, या एक काऊ फिर दूसरी काऊ, ऐसे। अगर हम उनको काउंट करना शुरू करें तो उनको काउंट किया जा सकता है, तो वो फाइनाइट ही माना जाएगा। अब ये मत सोचना कि इतने कैसे काउंट करेंगे, चाहे जैसे भी करें। अब जैसे मान लो मैं आपको एक सेट बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, सारे नेचुरल नंबर 1 से लेके और मान लो 100 करोड़ तक। अब 100 करोड़ तक काउंट करते जाओगे, करोगे तो टाइम भी बहुत लगेगा और इतना आसान भी नहीं है। बट वो क्योंकि काउंट किया जा सकता है और उसका हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता है, काउंट किया जा सकता है 1 बाय 1, तो वो फाइनाइट ही माना जाएगा। तो ये फाइनाइट है। उसके बाद x इज़ अ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2, ठीक है। √2 की जो है, जब हम √2 की डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी आएगी 414 डैश डैश डैश। इस एक्सपेंशन में वो एक डिजिट है, डिजिट मतलब जो इसमें यूज़ हुआ। तो आप सोच के देखो डिजिट कौन से होते हैं, डिजिट तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक यही तो होते हैं डिजिट। यही जो है ना इसमें आएंगे, रूट रिपीट होते रहेंगे, कोई आता जाएगा कोई आता जाएगा। तो ये तो बिल्कुल फाइनाइट है। तो यानी कि ये जो उसने बोला है ना कि ये सारे डिजिट का सेट, ये बिल्कुल फाइनाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें उसने बोला है कि इनको रोस्टर फॉर्म में लिखो, मतलब ये पहले से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, हमने इनको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि एक्स, ये जो डंडी लगी है इसका मतलब होता है सच दैट। कुछ बुक्स में इसको ऐसे डबल डॉट लगा देते हैं, कईयों में ऐसे डंडी लगा देते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो याद रखना ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे ये वाले।
तो उसने बोला बिटवीन 3 एंड 11, 3 और जो ये 3 और 11 इनके बीच में, और 3 के आगे क्या लिखा है एक्सक्लूडिंग, मतलब कि 3 को इंक्लूड नहीं करना, 3 को नहीं लेना, बट 11 इंक्लूडिंग, 11 को लेना है। तो देखो ये 3 को नहीं लेना और 11 को लेना है, तो ये बीच वाले आगे सारे बस ये वाले, तो ये आगे 5 फिर 7 फिर 9 11 ये बनेंगे। ये इसी सेट को यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है एक्स सच दैट अंडर रूट एक्स इज अ होल नंबर लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि आपने वो सारे एक्स लिखने हैं यहाँ पे, मैं यहाँ कर देता हूँ ऐसे, यहाँ पे सारे उन एक्स की लिस्ट बनानी है जिनका अंडर रूट करने पे 3 या तो 3 से कम आए, ठीक है, 3 या 3 से कम आए, और जो ये नंबर है, ठीक है, रूट एक्स इज होल नंबर, जो ये रूट है रूट एक्स, ये पूरा होल नंबर आना चाहिए, डेसिमल में नहीं चलेगा। तो आप विचार करें कि 9 का अंडर रूट 3 आता है, तो इस सेट में 9 तो आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 का अंडर रूट 3 होता है तो 9 तो आ गया। 8 का अंडर रूट डेसिमल में होता है, ठीक है, 8 का अंडर रूट क्या होता है डेसिमल में, पर उसने बोला है कि अंडर रूट एक्स यानी अंडर रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आए वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर। तो यहाँ तो होल नंबर नहीं आया बिकॉज ये तो डेसिमल में आ गया, तो ये वाला इसमें नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। तो अब और कौन आएगा, तो 7 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, क्योंकि उन सब के रूट्स अंडर रूट जब हम निकालते हैं तो वो डेसिमल फॉर्म में आते हैं। तो उसके बाद आएगा 4, ठीक है, वो आता है 2, तो एक इसमें 4 आ गया। फिर इसी तरीके से आएगा 1, तो उसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। और एक्स, वो सारे एक्स जिनका अंडर रूट करें तो होल नंबर मिले, तो एक 0 भी आएगा क्योंकि 0 का अंडर रूट 0 होता है। तो ये बन जाएंगे इसमें हमारे इस सेट के मेंबर्स। अब ध्यान से देख लो एक बार, इसमें सारे वो लोग हैं जिनका अंडर रूट करें तो 3 या 3 से लेस रहता है। 0 का अंडर रूट किया 0, 1 का अंडर रूट किया 1, 4 का अंडर रूट किया 2, 9 का किया 3, देख लो सबका अंडर रूट 3 या 3 से लेस है, तो ये वाला सेट बन गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, सेट बिल्डर में भी लिखना है और रोस्टर में भी लिखना है। तो उसने बोला है कि रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5, जो पहला पार्ट है देखें, इसमें क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, रियल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 2 एंड 5, ऐसे करके हमने इसको डिस्क्राइब कर देना है। तो रियल नंबर है 2 और 5 के बीच में है, ये तो हो गई उसकी कौन सी फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब क्या मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ, लास्ट में इसने पूछा है इज इट पॉसिबल टू राइट इन बोथ द फॉर्म्स, क्या इनको दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप विचार करके देखो 2 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, रियल मतलब जिसमें रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, उनको बोलते हैं रियल। तो हमने पढ़ा है कि 2 और 5 के बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल्स हैं और इनफाइनाइटली मैनी ही इरेशनल है, तो इसको लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो है ना, इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, दिस कैन नॉट बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म as there are infinitely many rationals and as well as कर देते हैं as well as irrationals between any two real numbers, any two real numbers, ठीक है। कोई भी दो रियल नंबर ले लो, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स और उतने ही इरेशनल होते हैं, तो उन सबको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों उसने बोला
फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेचुरल नंबर, यानी इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है नेचुरल नंबर है, एंड डिनोमिनेटर एक्सीड इट्स न्यूमरेटर बाय 1। ये ध्यान से देखना। तो हमने सारी ऐसी फ्रैक्शंस लिखनी है जिनमें, पहले तो चलो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू a अपॉन बी, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। और a और b नेचुरल नंबर है, लिख दिया a कॉमा b नेचुरल नंबर। ये जो मैंने ये साइन लगाया इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। ये वाला साइन, इसको थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये जो साइन है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो जब हमने बोलना हो कि ए और बी नेचुरल नंबर है तो हम ऐसे लिखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर, कि ये नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करते हैं। ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और उसने फिर क्या बोला है यहाँ पे देखो, जो डिनोमिनेटर है, मतलब ये जो नीचे वाला है, एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 1, ये न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, ठीक है। जो बी है वो ए से एक ज़्यादा है, बस ये होगी डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से हम इसको किस में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्या बनेगा। तो देखो सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है, जो उसने बोला है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेचुरल नंबर। सबसे पहला नेचुरल नंबर है 1, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है, यहाँ उसने बोला है, ठीक है। डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 1। तो अगर इससे एक ज़्यादा लिखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो सबसे पहली ऐसी फ्रैक्शन बनेगी 1/2। कैसे पता चला, सब जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो डिनोमिनेटर है जो नीचे लिखा है वो इस ऊपर वाले से एक ज़्यादा है, तो ये बना 2। इस तरीके से हमें सबसे पहली जो फ्रैक्शन है वो मिल गई। अब हम आगे चलते हैं, 1 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आता है, 2, और जो नीचे वाला है जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले से एक ज़्यादा है, तो बन जाएगा 3। फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 3, और डिनोमिनेटर उससे एक ज़्यादा 4। अब आप पैटर्न देख सकते हो कि 1/2, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, फिर 5/6, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, डैश डैश डैश, ठीक है। तो इस तरीके, ये हो गया सेट बिल्डर, ये हो गया रोस्टर। यहाँ लिख भी देते हैं, ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ वो बिलोंग्स टू वाला काम आ ही गया, कि जैसे इस चीज़ को ना थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, उसमें 1, 2 और 3 करके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब कोई मुझसे पूछे भाई ये बताओ कि 1 जो है 1 क्या वो इस सेट में है, मैं कहूँगा यस है, ठीक है। तो 2 है, हाँ जी है। क्या 5 है, तो मैं कहूँगा नहीं 5 तो नहीं है। तो ऐसे जब हम ये बोल रहे हैं कि हाँ ये इसको बिलोंग करता है, ये इसमें है, और ये एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो इस बात को लिखने के लिए हमारे पास एक सिंबल है जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर मुझे ये बात बोलनी है कि 1 इस सेट में है, तो उसको ऐसे बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। इस बस इतना लिख दिया तो इसका मीनिंग है कि 1 जो है वो ए में है, 1 जो है वो सेट ए का मेंबर है। फिर 2 इसका मेंबर है तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। 3 भी इसका मेंबर है, 3 बिलोंग्स टू ए। और मान लीजिए हमें दिख रहा है कि 1, 2, 3 के अलावा कोई और इसका मेंबर नहीं है, तो अगर कोई मुझसे पूछे क्या 4 इसका मेंबर है, तो मैं कहूँगा 4, और ऐसे काट दूंगा इसको, डज नॉट बिलोंग टू, इसका मीनिंग हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये हमारा कहने का तरीका रहेगा। तो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है कि ये वाला साइन हमें यूज़ करना है, मतलब कब तो बिलोंग करता है और कब नहीं बिलोंग करता है, वो यहाँ पे साइन लगाना है। तो उसने पूछा है बताओ वाई इस पूरे में कहीं है, तो हाँ दिखाई दे रहा है, देखो ये बैठा है वाई। तो वाई अगर इसमें है तो यहाँ डाल दो बिलोंग्स टू, यहाँ कौन सा साइन आ गया, बिलोंग्स टू। फिर 4, क्या इसमें कहीं 4 नज़र आता है, तो हम देख रहे हैं कि 4 तो इसमें कहीं भी नहीं है, नहीं है तो डाल दो डज नॉट बिलोंग टू, ये हो गया। फिर 2 बिलोंग्स टू 5। अब ये 5 कौन है ये भी थोड़ा समझ लो, वैसे ये आगे जाके अभी आएगा, थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 5 को हम बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी मतलब इसमें कोई नहीं है, तो फिर 2 कैसे हो सकता है, तो फिर यहाँ लिखेंगे 2 डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि ये 5 का मतलब है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी का मतलब है उसमें कोई नहीं है, तो 2 भी नहीं है। तो ये इस तरीके से, बाकी इसको थोड़ा डिटेल में हम आगे देखेंगे, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। उसके बाद है 5
इसको बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ये कहता है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5। देखो अगर तो वो बोलता सिर्फ लेस देन 5, तब तो देखते हम 5 से छोटे नेचुरल नंबर, तब होते 1 2 3 4। परंतु उसने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ उसने लेस देन के साथ साथ एक डंडी और लगाई है, ऐसे साइन लगा के साथ में ये भी लगाया। इसका मतलब होता है इक्वल। मतलब जब ये लगाया तो मतलब आपने ये भी इंक्लूड करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है। तो अब ये बन गया ये सेट। ये जो सेट ऐसे लिखा है वर्ड्स में या सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। तो अब आप चेक कर लो कि 5 इसमें है कि नहीं। तो देखो ये बैठा है 5, अगर है तो फिर हम क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू दिस सेट। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि राइट ईच ऑफ द सेट्स इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इनको ये रोस्टर में तो पहले से दे ही रखे हैं, ठीक है, दोनों के दो। तो इसको हमें सेट बिल्डर में लिखना है। तो 2 3 5 7 11। अब आप इसमें विचार करो कि क्या इसमें जो अंडरलाइंग रूल है वो क्या है, ये सोचना है हमने, ठीक है। 2 3 5 7 11, इसमें कौन सा रूल है जो यहाँ अप्लाई होता है। तो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, ये सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। ये प्राइम नेचुरल नंबर हैं और 11 तक के, 2 3 5 7, उसके बाद आते हैं 11 13 17 19। तो ये 2 3 5 7 11 तक के प्राइम नंबर्स हैं। तो इसको जब हम सेट बिल्डर में लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल प्राइम नंबर, या एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स इज अ प्राइम नंबर, और क्या, लेस देन और इक्वल टू 11, 11 या 11 से छोटा प्राइम नंबर है। तो बस ये कवर हो गया सारा। फिर ये दूसरे वाला जो सेट है, इसमें है 1 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर्स 1 3, फिर एक एक छोड़ के जो होते हैं उनको ऑड कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये 11 तक के सारे ऑड नंबर हैं। तो इनको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नंबर, एक्स इज ऑड नंबर लेस देन और इक्वल टू 11। इसमें भी हमने वही लिख दिया कि 11 या 11 से छोटे सारे आ गए इसमें। तो इस तरीके से हम इसको प्यारे बच्चों बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो है कि इज़ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है ऑर्डर का, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3, अब दूसरे बच्चा लिख देता है इसी सेट को 1 3 2, एक और बच्चा है वो लिख देता है 3 2 1, एक और बच्चा लिख देता है 3 1 2। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये अलग अलग सेट हैं या सेम सेट है। मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा। किसी बच्चे ने किसी को पहले लिख दिया दूसरे को बाद में लिख दिया, क्या इससे सच में कोई फ़र्क पड़ता है। तो आप याद रखना, सेट में जो ये ऑर्डर है दैट इज़ इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो बस ये डन हो गया, ये सारे एक ही चीज़ है। इन सब सेट्स को हम कहेंगे सेम, ये एक ही सेट है, अलग अलग सेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैन अ सेट हैव रिपीटेड एलिमेंट्स। मीन्स जैसे मान लो किसी बच्चे ने लिखा एक सेट 1 2, उसी सेट को दूसरे बच्चे लिख दिया ऐसे 1 1 1 2 2 2, ठीक है। एक लेके आया कि 1 1 और 2 2 2, ठीक है। उसने रिपीट कर रखा है बेसिकली एलिमेंट्स को, है तो वही 1 और 2 है, बट बार बार करके लिखा है। तो क्या इससे एक नया सेट बन जाता है या वही सेट रहेगा। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको हम बार बार काउंट नहीं करते, उनको एक ही बार काउंट करते हैं। तो जब ऐसे मेरे को अगर उसमें दिखेगा कि कोई चीज़ बार बार आई है तो मैं उसको दोबारा लिखूंगा कि जो ये 3 बार एक आया ना, इसको मैं ऐसे एक ही लिखूंगा बस। ये जो बार बार 2 आया इसको मैं 2 लिखूंगा, फिर देखूंगा कोई और बचा तो नहीं, नहीं बस ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीटेशन का इसमें कोई मीनिंग नहीं है, उसको हम 1 और 2 ऐसे ही मानेंगे, ठीक है।
अगर कोई मेरे को ऐसे सेट करके देता है ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी कॉमा सी कॉमा सी ऐसे करके देता है, तो मैं कहूँगा ये कुछ नहीं है, ये ए कॉमा बी कॉमा सी ही लिखा हुआ है, रेपिटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें ध्यान रखने हैं। अब देखो मैं बात बता रहा था आपको कि एम्प्टी सेट आने वाला है, तो ये आ गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मीनिंग है, एम्प्टी का मतलब है खाली, मीन्स जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी का एक और नाम है नल सेट, उसी का एक और नाम है वॉइड सेट। तो ये एम्प्टी, नल, वॉइड, ये सब एक ही बात है। तो ये है, और इसको लिखने का जो तरीका है, जो सिंबल है, वो होता है या तो हम लिखते हैं फाई, ठीक है, बस फाई लिख दिया काफ़ी है, या फिर दूसरा तरीका है ऐसे लिख देते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं करली ब्रैकेट और दूसरी करली ब्रैकेट और बीच में कुछ भी नहीं लिखते। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देने वाली है, नॉर्मली ऐसे पूछ लेते हैं, आपको करली ब्रैकेट लगा के देगा और बीच में फाई लिख देगा, ठीक है, और पूछेगा बताओ जी अब ये एम्प्टी सेट है, तो हमने कहना है नो। वाई? बिकॉज ये जो सेट है बाहर वाला, इसके अंदर एक मेंबर बैठा है, तो जब इसके अंदर मेंबर कोई बैठा है, चाहे वो मेंबर कोई भी है, ठीक है, चाहे वो मेंबर एम्प्टी सेट ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जब इस सेट के अंदर कोई बैठा है तो फिर ये एम्प्टी नहीं रहा, ठीक है, तो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में अगर हमने करली ब्रैकेट करके लिखा है, तो उन करली ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको एम्प्टी सेट कहेंगे। अगर बीच में कोई भी आके बैठ गया यहाँ, तो फिर वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। तो ये था प्यारे बच्चों। अब देखते हैं एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, कौन कौन से एम्प्टी सेट हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल दिखाएगा आपको। कि जैसे पहला इसने लिया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो ध्यान से देखो प्राइम नंबर कौन से हैं, फिर चेक करो उनमें क्या कोई इवन आता है, अगर तो कोई इवन नहीं आया तो हम कहेंगे ये एम्प्टी सेट है, और अगर कोई आ गया फिर ये एम्प्टी नहीं है। तो आप देखें ये जो प्राइम नंबर है वो होते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे करके ये हमारे क्या होते हैं, सारे प्राइम नंबर होते हैं। पर इनमें ये देखो, ये इस पे ध्यान दो, जो ये 2 है ये तो इवन भी है ना, ये एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो इसका मतलब इस सेट में कोई ना कोई तो है विच इज़ 2, तो ये एम्प्टी नहीं है। तो लिख देना 2 बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट का नाम हमने ए रख लिया, तो 2 बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट एम्प्टी सेट, ए हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। ऐसे करके हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स हैविंग एट मोस्ट 2 फैक्टर्स। अब देखो कंपोजिट नंबर होता क्या है, थोड़ा सा पहले इसकी डेफिनेशन समझोगे तो फिर आप आराम से बना पाओगे। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों जिसके 3 या 3 से ज़्यादा 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, बस ये समझ लेना, मिनिमम 3 फैक्टर होने ज़रूरी हैं, ठीक है, और 3 से ज़्यादा हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 4, इसके फैक्टर्स में एक तो 1 आ गया, एक 2 आ गया और एक 4 आ गया, इसके 3 फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट है क्योंकि इसके 3 आ गए। अगर मान लीजिए मैंने लिया 8 में हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 8 आ गया, तो इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये भी कंपोजिट है। तो जिस नंबर के फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा हों, 3 और मोर देन 3, उसी को बोलेंगे कंपोजिट। बट यहाँ उसने क्या बोला है, यहाँ बोल रहा है वो कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर हों, तो ये गलत बात हो गई, ये तो बात ही गलत है, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। ऐसा कोई कंपोजिट नंबर नहीं होता जिसके 2 या 2 से कम फैक्टर हों, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट, क्योंकि डेफिनेशन फिट नहीं बैठी। नेक्स्ट है सेट ऑफ नंबर्स विच आर बोथ रैशनल एंड इरेशनल, ऐसा कोई नंबर जिसके जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो, ऐसा अपने को सोचना है। देखो जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ रियल नंबर्स, तो हम एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं, रियल नंबर को ना ऐसे सीधा दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, एक तरफ हमारे होते हैं इरेशनल, एक तरफ होते हैं रैशनल। तो रैशनल और इरेशनल में कुछ भी कॉमन नहीं होता, अगर कोई रैशनल है तो फिर वो इरेशनल नहीं हो सकता, और अगर कोई इरेशनल है तो फिर वो रैशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ उसने बोला है कि ऐसे सारे नंबर जो रैशनल भी हैं और इरेशनल भी, तो ऐसा तो कोई होता ही नहीं। तो अगर ऐसा कोई नहीं है तो फिर इसका मतलब ये वाला भी क्या बन गया,
एम्प्टी सेट, ऐसे करना है। फिर उसने पूछा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन कुछ स्टेप चल के टर्मिनेट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इरेशनल जो होते हैं नंबर, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन का गुण आपको पता होना चाहिए। उनके डेसिमल एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग को रेकरिंग भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, बट यहाँ तो कह रहा है कि टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर वो टर्मिनेट हुआ तो फिर इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि इरेशनल की तो प्रॉपर्टी है। तो ऐसे इरेशनल जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। नहीं है तो फिर ये एम्प्टी सेट हो गया, ये बन गया एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ सेट्स। कब हम दो हमारे पास सेट दिए हैं ए एंड बी, कब हम उनको इक्वल सेट कहेंगे? तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इक्वल सेट्स में दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम, ठीक है। एक में 10 एलिमेंट है तो दूसरे में अगर 9 है तो फिर वो इक्वल नहीं हो सकते। अगर एक में 4 एलिमेंट हैं दूसरे में 5 हैं तो वो इक्वल नहीं हो सकते, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला कंडीशन यही है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन ये है कि एलिमेंट्स इटसेल्फ, एलिमेंट्स इटसेल्फ आर सेम, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। कैसे, अब इस चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझते हैं। मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है बी, वो है 3 2 1 या 2 3 1, एक ही बात है। अब हम चेक करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। तो देखो यहाँ से हमने चेक किया पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, तीन तीन एलिमेंट हैं दोनों में। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। फिर एलिमेंट्स इटसेल्फ शुड बी सेम। यहाँ 1 है, इधर जाके देखो कहीं 1 है, ये बैठा है। यहाँ 2 है, इसमें जाके ढूंढो कहीं 2 है, ये बैठा है। यहाँ 3 है, इसमें जाके ढूंढो, ये बैठा है। तो एलिमेंट्स भी सेम है। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, उसको हम कहते हैं इक्वल सेट्स। तो बस यही इसकी डेफिनेशन है। इसने एग्जांपल दिए हैं, देखो ये वाला जो है इस सेट पे और इस सेट के ऊपर आप फोकस करें। काउंट करो 1 2 3 4, इसमें 4 हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, वो हो गया। फिर उसके बाद एलिमेंट्स इटसेल्फ शुड बी सेम, क्या खुद एलिमेंट बराबर है? यहाँ 2 है, इसमें भी है। यहाँ 5 है, इसमें भी है। यहाँ -1, इसमें भी है। यहाँ 0, इसमें भी है। तो सारे एलिमेंट्स भी सेम है, तो इसलिए ये वाली इक्वल सेट हो गई, A इज इक्वल टू बी। अब इसमें देखो, अब जब इसको हम डील करेंगे थोड़ा सा ध्यान ये देंगे कि इस, अब कोई बच्चा कहेगा सर जी इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने एलिमेंट्स हैं। तो फिर मैं कहूँगा कि आपने लेक्चर थोड़ा ध्यान से नहीं सुना। मैंने बताया था कि अगर किसी सेट में किसी एलिमेंट को बार बार लिखा गया है तो पहले आप उस सेट को दोबारा से लिखो, रीराइट करो, और जो रिपीटेड एलिमेंट है उनको एक एक बार लिखो। तो यहाँ पे 1 आया, मैंने लिखा। फिर 2 कई बार आया तो उसको एक ही बार लिखा। फिर 7 कई बार आया, उसको एक बार लिखा, तो ये बना। अब पहला जो ये सेट है वो ये बन गया, और दूसरा सेट ये। अब आप इन पे काम करोगे, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो इन पे देखो क्या ये इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल है बिल्कुल। 3 एलिमेंट्स इसमें, 3 उसमें, और जो 3 यहाँ है वही एग्जैक्टली 3 वहाँ भी हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इक्वल सेट हो गए। फिर उसने ये तीसरा पार्ट दिया है, ये कहता है x इज अ प्राइम डिवाइजर ऑफ 6। 6 का प्राइम डिवाइजर का मतलब फैक्टर, 6 का प्राइम फैक्टर तो एक 2 है और एक 3 है। तो इसमें ये बने 6 के प्राइम फैक्टर एक 2 है और एक 3 है। यहाँ पे कहता है कि x इज अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट आर प्राइम, ठीक है। x इज अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स दैट आर प्राइम। इसमें कहता है वो सारे वो पेयर्स आएंगे, सारे पेयर, ठीक है, जिसमें जो नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिव भी हों। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, जैसे 3 के बाद 4 आता है, जैसे 20 और 21, जैसे 23 और 24, लगातार आने वाले नंबर।
उस पेयर में कैसे नंबर हों जो कंसेक्यूटिव है और साथ ही साथ प्राइम भी हों। तो एक आया 2 और एक आया 3, ठीक है, एक तो ये बन गया 2 3। अब इसके अलावा आप चेक कर लो सारे में, ठीक है, सारे में चेक कर लो, आपको कभी भी ऐसे कंसेक्यूटिव प्राइम नहीं मिलेंगे, ठीक है, 2 3 के अलावा और कहीं भी कंसेक्यूटिव नहीं है, सब में बीच में कोई ना कोई आ जाता है। जैसे मान लो प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो सिर्फ यही ऐसे हैं जो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, 2 के बाद 3 ही आता है, बीच में कोई नहीं है। बाकी आप इनको देखोगे, इनके बीच में 4 आता है, वो मिसिंग है, ये भी कंसेक्यूटिव नहीं है, बीच में 6 आता है, ये तो है ही नहीं, बीच में 8 9 और 10 आते हैं। तो इसका मतलब ये अकेला पेयर है। अब पहला जो सेट है ये वाला, ठीक है, वो ये है। अब ये जो दूसरा सेट है वो ये है। अब आप इनको चेक कर लो क्या ये इक्वल है, तो बिल्कुल ये इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स इटसेल्फ आर सेम।